हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल खान लेक्चर स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम हमने पिछले लेक्चर में आपको धातु यानी मेटल और नॉन मेटल के बेस बताया था, यानी मेटल और नॉन मेटल होते क्या हैं। और हम इस वीडियो में आपको उसकी कुछ हमने आपको पहली वीडियो में उसके भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी थी, और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। यानी जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाते हैं, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एक्सेट्रा ये चीज। और हम इसमें आज की वीडियो में सिर्फ रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे धातु के साथ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्साइड बनाता है और जल के साथ भी क्रिया करते हैं। लेकिन जो कुछ धातु ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रिया भी करते हैं। जैसे सोडियम हुआ, सोडियम को अगर हम डायरेक्ट वायु के साथ संपर्क में लाएंगे तो वो उसमें आग लग जाएगी। और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी कुछ ऐसे धातु हैं जो धीरे धीरे वायु के साथ क्रिया करते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो वायु के साथ क्रिया ही ना करें। कुछ धातु ऐसे होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे या रासायनिक गुण। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। तो धातु की वायु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं हम, तो हमें धातु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है हमें। तो धातु ऑक्साइड, जैसे हमने कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉपर ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला, ये मिला हमें धातु ऑक्साइड का। और जिसे एल्युमिनियम की हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो हमें क्या मिला, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। तो हमें पता है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। लेकिन इसमें कुछ ये बात है कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग क्रियाएं भी करते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेते हैं। लेकिन जहां हमने कॉपर की करी थी वो डायरेक्ट आग नहीं पकड़ते, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे और ऑक्साइड बना लेंगे। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब मैग्नीशियम की हम परत लेते हैं या एल्युमिनियम की या जिंक की, तो उन पर काला काला एक परत चढ़ जाती है जिसे हम वो धातु ऑक्साइड की परत होती है। जैसे हमने कॉपर देखा हो, कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। जब हम कॉपर की वायर देखते हैं घरों में, अपनी बिजली में भी कॉपर की वायरों का यूज करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं काली पड़ जाती है वो। ये कॉपर जो भी कॉपर है वो अगर वायु की उपस्थिति में होगा तो वो काला पड़ जाएगा। एक किस्म चीज है कि चांदनी यानी Ag और Au, चांदी और सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता। दूसरे हमने इसमें पढ़ा था कि जल के साथ अभिक्रिया, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। तो हमने धातु सोडियम और जल के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या देता है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ये धातु ऑक्साइड तुरंत, और हाइड्रोजन। इसमें जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या देगा, पहले देगा धातु ऑक्साइड और एक हाइड्रोजन।
ये अभिक्रिया यहीं भी खत्म नहीं होती, इसे हम फिर धातु ऑक्साइड को क्या करेंगे, धातु ऑक्साइड को फिर हाइड्रोजन और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो हमें दूसरी रिएक्शन में क्या प्राप्त होगा, सोडियम को हमने दोबारा फिर जल की उपस्थिति में गर्म कराया धातु ऑक्साइड को, धातु ऑक्साइड को जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ था, तो हमें पूरा मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल। यहाँ हमारी अभिक्रिया पूरी होती है। लेकिन हम जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड से सोडियम ऑक्साइड खत्म हो जाता है और जल से, और हम डायरेक्ट फिर जल की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करेंगे। जल की क्रिया, सोडियम की क्रिया जल के साथ करते हैं तो हमें डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट देखें नेट हमें प्राप्त क्या होगा, तो वो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ही प्राप्त होगा और एक हाइड्रोजन। लेकिन हमारी अभिक्रिया दो भागों में पूरी होती है। पहले तो हम धातु की जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड प्राप्त करेंगे और फिर धातु ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराते हैं और फिर हमें क्या प्राप्त होता है, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, हमें धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलती है। लेकिन इसमें धातु भी, ये जो जल धातु है ये भी जल के साथ भी अलग अलग अभिक्रियाएं करती है। हमने देखा था कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्रियाशील होते हैं। कुछ धातु तो हमारे क्रियाशील होते हैं और कुछ धातु कम क्रियाशील होते हैं। उसके बारे में आगे अभी बताऊंगा कि कौन से धातु ज्यादा क्रियाशील होते हैं और कौन से कम क्रियाशील होते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये जल वाष्प के साथ क्रिया करते हैं। जो जल की वाष्प होते हैं, वेपर्स, जल वेपर्स, वाटर के वेपर्स जो होते हैं उनके साथ अभिक्रिया करते हैं। क्या हमारे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। लेकिन मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये भी इसकी यानी मैग्नीशियम जो मेटल है ये कम रिएक्टिव या ज्यादा रिएक्टिव, ये रिएक्टिविटी के ऊपर काम करता है, एक्टिविटी के ऊपर काम करता है, कितना क्रियाशील है। और इसमें भी क्या है कि सोना और चांदी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ना तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और ना ही ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। इससे आगे हम, अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ रहा हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी धातु कितनी क्रियाशील और कौन सी कम क्रियाशील है। तो आगे हम बात कर रहे थे सक्रियता श्रेणी यानी एक्टिविटी ग्रेड। जो हमारे मेटल होते हैं वो अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशील की तरफ जाते हैं। यानी जैसे हम पढ़ लेते हैं, हाँ, वह सारणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता यानी प्रोडक्टिविटी को आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए यानी लिखा जाए। मतलब अगर हम मेटल को अधिक क्रियाशीलता से कम क्रियाशीलता की तरफ लिखते हैं या सक्रियता श्रेणी, जहां हम ये देख सके कि हमारे कौन से मेटल कितने क्रियाशील हैं और कितने कम क्रियाशील है, तो उसकी एक श्रेणी बनी हुई है जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। जैसे ये अधिक क्रियाशील सबसे ऊपर, कम मध्य क्रियाशील और कम क्रियाशील, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये हमारे एक श्रेणी है आरोही क्रम में जो हमारे अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशीलता की ओर चल रही है। जिससे हम कहते हैं, जब हमने पिछले कुछ लेक्चरों में जब अभिक्रियाएं पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी जब हमने पढ़ा था कि AB प्लस C, तो ये अधिक क्रियाशील वाला धातु क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले धातु को
बी हमारा कम क्रियाशील है, तो ये कम क्रियाशील वाले धातु को हमारा क्या करेगा, सी अधिक क्रियाशील है तो कम क्रियाशील वाले धातु को हमें और दूसरे परमाणु से हटा देगा। तो यही थे वो क्रियाशीलता जिससे हम पता लगाएंगे कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। जैसे पोटेशियम है अधिक क्रियाशील और गोल्ड है हमारा कम क्रियाशील। तो ये क्या करेगा, हमारा अधिक क्रियाशील जो होगा वो कम क्रियाशील वाले, यानी कहते हैं ना जो ताकतवर होता है वो कम, जो नाजुक होता है उसको मारकर हटा देता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर है, जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को हटा देता है और उसकी जगह अपना आ जाता है। इसमें अब याद करने में काफी कठिनाई होगी इसे, आप सोच रहे हो इसे याद कैसे करें, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम कैसे याद होंगे। तो इसकी एक मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक बनाई है याद करने की, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। जैसे कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन, पुरानी कार है जैन, अल्टो जैन, अल्टो जैन और फरारी, फिर भी है क्यों मिली, मरकरी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी। तो बहुत सिंपल ट्रिक है आपको याद करने की एक्टिविटी ग्रेड को, बहुत सिंपल ट्रिक। यानी कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मरकरी, यानी मिली सिल्वर ओडी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी। बहुत सिंपल ट्रिक है याद करने की, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी। कितना सिंपल है ट्रिक याद करने की से। मैंने जो पीरियोडिक टेबल है उसकी भी बहुत अच्छी याद करने की ट्रिक जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी, उसको आप कैसे याद करेंगे, यानी ब्लॉक या पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक किस तरीके से याद करेंगे, उसकी ऐसी ही ट्रिक जैसी ये ट्रिक थी ऐसी पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसकी मैंने ट्रिक बनाई है, जो मैं इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसे देखना ना भूले। तो मैं आगे अब आपको बताऊंगा कि हम धातु को प्राप्त कैसे करेंगे।